हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 19 दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यूनिट 18 स्किप कर दी। उसकी क्या वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूनिट 18 जो आपका है इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज, ये चैप्टर इजी है और अगर आप खुद चाहेंगे तो इसको आप कवर कर लेंगे। अगर आपको फर्दर कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप ये चैप्टर खुद से कवर कर लीजिए। ठीक, और जहां तक रही बात आपकी यूनिट 19 की, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से, इस चैप्टर से पूछे ही गए हैं, चाहे वो लॉन्ग में हो और चाहे वो शॉर्ट में हो। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो आपको यूनिट 20 है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इस चैप्टर में भी इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये चैप्टर भी इजी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब आजकल इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम सब अवेयर हैं इस चीज़ के लिए, राइट। अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, मैं वो आपको बता दूंगी, तो आप वो पर्टिकुलरली प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इग्नू ई पाठशाला नाम है। और अगर कभी कोई क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ पिंग भी कर सकते हैं। और जहाँ तक रही आपकी पीडीएफ की बात, तो आपको पता है मैं टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, तो इग्नू स्क्वाड को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो एथिक्स को समझने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि मोरालिटी का क्या मतलब होता है। आपने मोरालिटी वर्ड सुना ही होगा, है ना, और एथिक्स वर्ड भी आपने सुना होगा, लेकिन एथिक्स और मोरालिटी में कुछ डिफरेंस होता है। ठीक, मोरालिटी का मतलब होता है इंडिविजुअल ओरिएंटेशन, मतलब कि इंडिविजुअल की क्या सोच है, क्या थिंकिंग है किसी भी चीज को लेके, वो क्या कहलाती है, मोरालिटी कहलाती है। ठीक है, और वही ओरिएंटेशन, वही सोच जब सोसाइटी की हो जाती है तो क्या कहलाती है, एथिक्स कहलाती है। ठीक, तो एथिक्स का क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिफरेंट थिंकिंग को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एथिक्स बन जाती है। जब वो इंडिविजुअली बात होती है तो वो क्या कहलाती है, मोरालिटी कहलाती है। ठीक है, सो एज पर द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द मीनिंग ऑफ एथिक is a system of moral principles, rules and conduct. Ethics is a science of morals. The word ethics has emerged from the Latin word ethicus or in Greek word ethikos. The origin of these two words is from the word ethos, meaning the character. Character, unlike behavior, is an intrinsic or basic factor which derives the innermost. Ethics in simple word is a treatise or science of morals, moral principles and social conduct rules. तो ethics का क्या मतलब होता है, ये क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, रूल्स या कंडक्ट, या फिर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो ethics का मतलब होता है कुछ ऐसे पर्टिकुलर रूल्स जो कि सोसाइटी ने बनाए हैं। ठीक, मतलब मेजरली जो सोसाइटी जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है वो क्या बन जाता है, हमारे एथिक्स बन जाते हैं। ठीक है, राइट, फेयर एंड प्रॉपर आर द थ्री टर्म्स नॉर्मली यूज्ड टू एक्सप्रेस द सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल। When we tell these words, there are right and wrong behavior towards others, fair and unfair actions taken against someone or for someone, or some fair or unfair decisions. तो जब हम एथिक्स की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं कि सोसाइटी किसी चीज को एक्सेप्ट करती है, तो वो उसी चीज को एक्सेप्ट करेगी जो कि सही होगी, है ना, वही चीज को एक्सेप्ट करेगी जो कि फेयर है और जो वो एक प्रॉपर मैनर में है। ठीक, हम कोई भी ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते जो कि गलत है, या सोसाइटी कोई भी ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती कि जो ह्यूमन के लिए गलत होगी। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ है। ठीक है, क्या सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं नहीं स्मोकिंग से कुछ नहीं होता है? नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम पीपल का सोचना है कि सिगरेट पीने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, राइट। तो ये क्या है, एक सोसाइटी के द्वारा बनाए हुए कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडक्ट्स हैं जिनको हम हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है
कि सोसाइटी ने जिस चीज को एक्सेप्ट कर लिया हम भी उस चीज को मान ले, ठीक है, क्योंकि सोच सबकी अलग होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लोगों की जो सोच होती है, थिंकिंग एबिलिटी होती है, वो डिफर करती है। तो हो सकता है कि सोसाइटी जिस चीज को मान रही है, जिस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ना एक्सेप्ट करने की कोई वजह है लेकिन सोसाइटी उस चीज को समझ नहीं पा रही है। तो ऐसे बहुत से डिफरेंसेस हैं जो आते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, डाउरी का, या जिसको कहा जाता है दहेज प्रथा। पुराने जमाने में तो दहेज प्रथा बहुत ज्यादा चलती थी, आज भी चलती है लेकिन उस हद तक नहीं है शायद जिस हद तक पहले हुआ करती थी। और आप बीइंग अ यंग जनरेशन, आप डाउरी में इतना बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इतने केपेबल हैं कि अगर हम लोग चाहें तो हम लोग खुद ही अपने आप खुद को इतना स्टैंड कर सकते हैं कि हमें कुछ दूसरी पार्टी से डिमांड करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब जो सोसाइटी है वो तो इस चीज को एक्सेप्ट करती है ना कि हाँ डाउरी होनी चाहिए, अगर शादी हो रही है तो हाँ लड़की के पेरेंट्स को तो कुछ ना कुछ देना चाहिए या लड़के वालों को कुछ तो डिमांड करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यूथ की बात करूं तो यूथ इस चीज में इतना नहीं मानता है। तो यहाँ पे आपकी सोच सोसाइटी से डिफर करी ना, तो ये हो सकता है, ठीक है। और ये चीज ये नहीं कहा सकता कि आप गलत हो या सोसाइटी वाले सही है, सोसाइटी वाले गलत है और आप सही हो। दोनों अपनी जगह शायद सही भी हैं और गलत भी हैं, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ सोच डिफर कर सकती है। द बिलीफ व्हाट इज राइट, व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज प्रॉपर आर आवर बिलीव्स और आर moral standards. The beliefs differ from individual to individual, place to place and from time to time. What is right in one place or situation may be wrong in another situation. The moral standards also differ based on the moral values and individual attaches. तो person to person individual की जो सोच है वो differ करती है, और जो moral standards होते हैं वो भी differ करते हैं based on moral values individual जिनसे attached है। एक example लेते हैं, इंडिया और यूएसए का लेते हैं। अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो इंडिया में कितनी सक्सेसफुल है और फॉरेन कंट्री में कितनी सक्सेसफुल है, या फिर ये कहूँ कि इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप में रहना कितना ठीक है या यूएसए में लिव इन रिलेशनशिप में रहना कितना ठीक है। पिक्चर आपको याद होगी लुक्का छुपी, जिसका जो थीम था, जो स्टोरी थी वो यही थी। वो भी एक तरह से सर्वे करते हैं कि जानने के लिए कि लोगों की क्या थिंकिंग है इस चीज को लेके, है ना। तो हो सकता है इंडिया में जो चीज हमको लग रहा है कि नहीं लिव इन रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, वहीं अगर हम यूएसए की बात करें तो हो सकता है वहां पे ये चीज गलत ना हो, वहां के लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हो और उनको इससे कोई दिक्कत भी ना हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लोगों की जो थिंकिंग वो भी चेंज होती है, प्लेस टू प्लेस भी जो बिलीव्स हैं वो लोगों के चेंज होते हैं, और डिपेंड सबसे ज्यादा क्या करता है उनकी मॉरल वैल्यूज जिससे वो अटैच्ड हैं। टू पुट इन सिंपल वर्ड्स और सिंपल टर्म्स, एथिक्स इज मॉरल्स प्लस रीजनिंग। मतलब कि एथिक्स का क्या मतलब हुआ, मॉरल्स प्लस जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको मिला के क्या बनता है, एथिक्स बनता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट फील दैट इट इज मॉरली रॉन्ग टू स्टील, बट इफ यू हैव एन एथिकल व्यू पॉइंट ऑन इट, it should be based on some sets of arguments and the analysis about why it would be wrong to steal. अब देखिए यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा एथिक्स और मॉरल्स में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ही क्या कह रहा है कि आपको लगता है कि अगर आपने कोई चीज की चोरी करी तो वो गलत है, ये क्या है हमारे मॉरल्स है, क्योंकि सोसाइटी में हमें क्या सिखाया गया है कि चोरी करना गलत है, राइट। लेकिन अगर आप उस चोरी की कोई एक एथिकल व्यू पॉइंट दे दे, एक वैलिड व्यू पॉइंट दे दे कि आपने चोरी क्यों करी, रीजनिंग दे दे उसकी प्रॉपर, तो वो क्या कहलाएगी, एथिक्स। हो सकता है जो आपने चोरी किया है वो अनएथिकली ना हो, ठीक, आपने किसी मजबूरी के कारण किया हो या आपके पास कोई एक सॉलिड वजह है चोरी करने की, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है एथिक्स और मॉरल्स में, ठीक है। मॉरल्स हमें क्या बताते हैं, जो सोसाइटी में ऑलरेडी चलता आ रहा है, चाहे आपने किस भी वजह से किया है वो गलत है तो गलत है। लेकिन एथिक्स में ऐसा नहीं है, अगर आपके पास एक प्रॉपर व्यू पॉइंट है, किसी चीज के लेके आर्ग्यूमेंट है, रीजनिंग है, तो वो एथिक्स कहलाती है, ठीक। टू बी मॉरल इज ऑल अबाउट एडहरिंग टू व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द सोसाइटी और बाय रिलीजन, बट टू बी एथिकल यू शुड फिगर आउट what is right by applying some principles and considering all complexities involved, ठीक है। तो आई होप आपको ये एथिक्स का मतलब एकदम क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो अभी हमने समझ लिया एथिक्स का मतलब, ठीक। अब बिजनेस एथिक्स क्या होगा? बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब हुआ कि वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स जो कि आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके बिजनेस एथिक्स कहलाएंगे, ठीक। So the term business ethics refers to the system of moral principles and rules of conduct applied to business. Business being a social organ shall not be conducted in a way detrimental to the interest of the society and the business sector itself. Every profession or group frames certain do's and do nots for its members. The members are given a standard in which they are supposed to operate. These standards are influenced by prevailing economic and social situations. The code of conduct are periodically reviewed to suit the changing circumstances. तो बिजनेस एथिक्स क्या होता है? मॉरल प्रिंसिपल्स या रूल्स ऑफ कंडक्ट जो कि बिजनेस में अप्लाई होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बिजनेस एथिक्स कहा जाता है, ठीक है। और बिजनेस एथिक्स का ये मतलब हुआ कि जो भी बिजनेस वर्क कर रही है वो उस तरह वर्क करे, उस कोड ऑफ कंडक्ट को लेके वर्क करे, उस रूल के अकॉर्डिंग वर्क करे जिससे सोसाइटी या उसके बिजनेस सेक्टर उसको नुकसान ना हो, ठीक है। और जैसे सिचुएशन, जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहें, उस हिसाब से अपने कोड ऑफ कंडक्ट को पीरियोडिकली रिव्यू करते रहें। क्योंकि देखिए, जब आपकी सिचुएशन चेंज होती है तो आपको उस हिसाब से अपने बिजनेस को अडेप्ट भी करना पड़ता है, अपने बिजनेस के अंदर काफी चेंजेस भी लाने पड़ते हैं। अगर आप चेंजेस नहीं लाएंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम की बात करूं, जो कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो बिजनेस कितना ज्यादा अफेक्ट हुआ है ना। जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो काफी अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयज वहां जा नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें अपने कोड ऑफ कंडक्ट में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ा। उन्हें हर एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ी ना। अगर वो फिक्स्ड रहते अपनी बात पे कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आपको आना है तो आना है, तो क्या वो बिजनेस चल पाता? क्या वो कॉर्पोरेट चल पाता? नहीं चल पाता। तो रेगुलर बेसिस पे चेंजेस करना जरूरी है और चेंजेस के साथ चलना जरूरी भी है, ठीक। सो बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस for maintaining harmonious relationship with society, its various groups and institutions, as well as recognizing the moral responsibility for the tightness and wrongness of the business conduct as said by the Wheeler. तो business ethics क्या है? Relationship को maintain रखना with society, with different groups और institutions के साथ, और अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। बिजनेस का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ प्रॉफिट 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 के लिए भाग रहे हैं, नहीं, आपको सोसाइटी को भी देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट अपनी जगह है, प्रॉफिट के लिए हर बिजनेस काम करता है, लेकिन सोसाइटी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा और सोसाइटी के लिए भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की बनती है, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स आर, फर्स्ट, business ethics are based on social values as the generally accepted norms of good or bad and right and wrong practices. Next है, it is based on social customs, traditions, standards and attributes. Next point है, business ethics may determine the ways and means for better and optimum business performance. Business ethics offers to establish the norms and directional approaches for making an appropriate कोड ऑफ कंडक्ट इन बिजनेस। तो बिजनेस एथिक किस पे बेस्ड होती है? सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज क्या होती हैं कि जो हमें सोसाइटी से मिलती हैं। अब सोसाइटी में हमारे आते हैं फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, पीयर्स, ठीक है, एजुकेशन, मतलब जो सोसाइटी से हमको मिली है वो कौन सी होती है? हमारी सोशल वैल्यूज। तो हम वहाँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या फेयर है, क्या अनफेयर है, ठीक। नेक्स्ट है, इट इज बेस्ड ऑन सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशन, स्टैंडर्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स। अभी हमने बात की सोशल वैल्यूज की, तो सोसाइटी ने जो स्टैंडर्ड्स बना दिए, जो रूल्स बना दिए, उसी के बेसिस पे ही पूरा बिजनेस भी वर्क करता है, ठीक। बिजनेस एथिक्स में डिटरमाइन द वेज एंड मीन्स फॉर बेटर एंड ऑप्टिमम बिजनेस परफॉर्मेंसेस। बिजनेस एथिक्स के थ्रू डिफरेंट मीन्स और वेज निकाले जा सकते हैं जिसके थ्रू बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनहांस किया जा सके, बेटर किया जा सके, ठीक। बिजनेस एथिक्स नॉर्म्स और डायरेक्शनल अप्रोचेस भी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस का अच्छा किया जा सके, उसको एप्रोप्रिएट बनाया जा सके, ठीक है।
So business ethics aims to emphasize more on social responsibility of the business towards the society. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब देख लेते हैं एथिकल डायलेमास. अब डायलेमास का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, दुविधा. मतलब किसी चीज में दुविधा होना, ये समझ नहीं पाना कि कौन सी चीज सही है, ए सही है या बी सही है, या दोनों में आप चूज ना कर पाए, ये होती है डायलेमा, राइट. अब एथिकल डायलेमा का क्या मतलब है, देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बिजनेस यूनिट है, इसने कोई न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करी और उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं ये न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करूंगा तो मुझे भी फायदा होगा और कस्टमर्स को भी फायदा होगा. उनको फायदा होगा क्योंकि वो कम रेट में प्रोडक्ट्स को बना लेंगे, और कस्टमर्स के लिए फायदा क्यों होगा, क्योंकि कस्टमर्स को कुछ एडवांस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए ठीक, उन्होंने टेक्नोलॉजी खरीद ली, उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जहां से खरीदी वो क्या थी, काफी कॉस्टली टेक्नोलॉजी थी. ठीक, अब उसका पैसा वो कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे, तो क्या करेंगे, कस्टमर से ज्यादा पैसे चार्ज करने लग जाएंगे. अब यहाँ बिजनेस यूनिट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो कस्टमर से अगर पैसा चार्ज करती है तो कस्टमर्स जो है कॉम्पिटिटर के पास शिफ्ट हो जाएंगे. अगर कस्टमर से कम पैसे चार्ज करती है तो जो उसकी टेक्नोलॉजी जो उसने ली है उसके लिए वो जो एक्सपेंसेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं निकल पाएंगे. तो क्या हुआ, ये एक तरह से डिलेमा की सिचुएशन आ गई ना, कि जो बिजनेस यूनिट है वो दुविधा में फंस गई कि वो क्या करे. अगर वो जो चार्जेस हैं प्रोडक्ट के वो बढ़ा देती है तो उसका कस्टमर बेस खराब हो जाएगा. ठीक है, अगर वो नहीं बढ़ाती है तो उसके जो एक्सपेंसेस है वो मीट आउट नहीं हो पाएंगे. ठीक, तो यही सिचुएशन को कहा जाता है एथिकल डिलेमा. ठीक है, an ethical dilemma is a situation where one is in conflict between the moral imperatives. Ethical dilemma is also known as ethical paradox or moral dilemma. Ethical dilemma is a situation in which it cannot be determined whether the action is right or wrong. ठीक है, तो बिजनेस यूनिट प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएगी कि वो क्या सही कर रही है क्या गलत कर रही है, क्योंकि अगर वो एक तरफ सही हो जाएगी तो शायद एक तरफ गलत हो जाएगी, राइट. Ethical dilemmas, also known as moral dilemmas, are situations in which there are two choices to be made, neither of which resolves the situation in an ethical acceptable fashion. In such cases, societal and personal ethical guidelines can provide no satisfactory outcome for the chooser. For instance, a new technology is being launched which is good for the company as well as the customer, but if this is brought into use, a less manpower is required for the organization. The entrepreneur is now in an ethical dilemma whether he wants to satisfy his customers with good services or be loyal to his employees who have helped the company to grow. तो अब एक एग्जांपल और कंसिडर कर लेते हैं. अगर कंपनी ने कोई न्यू टेक्नोलॉजी को परचेज किया, तो अगर न्यू टेक्नोलॉजी परचेज कर ली तो मैन पावर की जरूरत कम होगी. अब जो एम्प्लॉयज आपके साथ शुरू से हैं, जो आपको हमेशा से हेल्प करते आए हैं, कंपनी को ग्रोथ की तरफ लेके गए हैं, क्या आप उनको निकाल देंगे? क्योंकि टेक्नोलॉजी जब आपके पास अच्छी आ गई तो आप खुद ही सोचेंगे कि आप जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको कट डाउन करें, या फिर आप ये सोचेंगे कि अपने कस्टमर्स को हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें. ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक एथिकल डिलेमा की सिचुएशन क्रिएट हो गई एंटरप्रेन्योर के सामने, बिजनेस यूनिट के सामने. ठीक, the unpleasantness of a situation arises when neither the customers nor the employee deserves to suffer and it is entrepreneur's call to take. अब यहाँ पे तो दोनों को ही सफर नहीं कराया जा सकता ना कस्टमर के साथ सफर करवाया जा सकता, मतलब कस्टमर को भी जो है सेटिस्फाई करने की जरूरत है, और एम्प्लॉयज के साथ भी कुछ गलत नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भी प्रॉपरली हर चीज डिजर्व करता है. ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, और ये पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आपके ये पूछा भी गया है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा एथिकल लैप्सेस. अब एथिकल डिलेमा और एथिकल लैप्सेस में डिफरेंस होता है. ठीक है, एथिकल डिलेमा क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन एथिकल लैप्सेस का ये मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो कि अनएथिकल है, जो शुरू से गलती है और आपने ये जानबूझ के किया. Ethical lapses on part of manager occurs when he makes an unethical decision. While ethical dilemmas arises due to unresolved interpretation of the ethical issues, the ethical lapse is associated with a case of unethical behavior. An ethical lapse is a mistake or error in judgment that produces a harmful outcome. Routinely producing harmful results is not considered as a lapse.
दैट्स जस्ट कंसिडर्ड अनएथिकल। ठीक है, तो कोई अगर गलती कभी एक बार हो जाती है तो उसको कभी हम एक बार मान सकते हैं कि हाँ ये गलती हो गई, लेकिन जो गलती रोज हो रही है उसको क्या माना जाएगा, अनएथिकल माना जाएगा। ठीक है, तो एथिकल लैप्स क्या होता है, कोई मिस्टेक या जजमेंट में एरर होना। ठीक है, और ये इंटायरली डिफरेंट होता है एथिकल डिलेमा से। ठीक, तो एथिकल लैप्सेस कैन बी लार्ज और स्मॉल स्केल, केप्ट प्राइवेट और पब्लिसाइज्ड, और कैन बी इलीगल। ठीक, for example, the desire of a tobacco company to advertise is an ethical dilemma. The decision of a top manager to profit from inside information is an act of ethical lapse. तो टोबैको कंपनी अगर अपना एडवर्टीजमेंट करती है तो वो क्या है, एक एथिकल डिलेमा की सिचुएशन। अभी एथिकल डिलेमा की सिचुएशन क्यों है, क्योंकि यहाँ कंपनी दो चीज सोच रही है। अगर मैं इस चीज को सेल कर रहा हूँ मार्केट में तो ये लोगों को नुकसान ही पहुंचाएगी। हम सबको पता है कि टोबैको नुकसान पहुंचाता है, टोबैको के रैपर के पीछे भी लिखा रहता है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, है ना। और अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ कंपनी के पर्सपेक्टिव से, तो अगर वो इसको एडवर्टाइज नहीं करेंगी तो वो प्रोडक्ट कैसे बेचेंगी, तो उनको प्रॉफिट कैसे होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक एथिकल डिलेमा की सिचुएशन हो गई। लेकिन अगर टॉप मैनेजर ये कोशिश करता है, कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और उसके थ्रू वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा एथिकल लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है फ्रेमवर्क ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमास। अब देखिए, जब सिचुएशन एथिकल डिलेमा की आई बिजनेस यूनिट के सामने, तो वो कैसे डिसीजन ले कि उसको अपने एम्प्लॉयज के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए या कस्टमर्स के लिए डेडिकेटेड ज़्यादा होना चाहिए। तो इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स को बनाया गया, कुछ थ्योरीज को बनाया गया। ठीक है, जिनके थ्रू किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सके। ठीक है, सो नॉर्मेटिव फिलॉसफी विच इज कंसिडर्ड विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर थॉट्स एंड कंडक्ट और हाउ पीपल शुड बिहेव स्टैंड्स एट द रूट ऑफ प्रिंसिपल्स यूज्ड फॉर एथिकल एनालिसिस. The two normative framework commonly used by managers are utilitarian theories and डियंटोलॉजी और फॉर्मलिज्म थ्योरी। ठीक है, तो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से ये दोनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, और इसके अलावा और भी थ्योरीज होती हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ यही थ्योरीज मेंशन की गई है, तो हम यही थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये थ्योरी जेरेमी बेंथम एंड जेएस मिल ने दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो एक्शन है वो मॉरली राइट तब कहलाएगा जब जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है या मैक्सिमम लोग हैं उससे बेनिफिट अगर पाते हैं तो वो मॉरली एक्शन राइट कहलाएगा। मतलब कि अगर आपका जो भी कंडक्ट है या आपकी जो भी मैं कहूँ अगर एक्टिविटी है, ठीक, वो मॉरली राइट तब कहलाएगी जब उस एक्टिविटी या कंडक्ट की वजह से मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यही एक मतलब अगर मैं ब्रीफ में कहूँ तो यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी यही कहती है। ठीक है, अब आगे इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज कंसर्न्ड विद द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो उसका आउटकम क्या निकलता है। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल प्रिंसिपल है जो कि क्या कहता है, एन एक्शन इज मॉरली राइट इफ इट रिजल्ट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द एक्शन। ठीक है, after assessing as best likely result of each action, not just in short term but in long run as well, we are to choose the course of conduct that brings about the greatest net happiness. The simple and easy way to understand utilitarianism is as a cost benefit approach to ethics. तो इस थ्योरी का बेसिक मतलब यही है कि आपके कोई कंडक्ट या एक्टिविटी के थ्रू अगर मेजॉरिटी का फायदा होता है तो वो जो आपका कंडक्ट है वो क्या कहलाएगा, मॉरली राइट कहलाएगा। ठीक, और जब ये डिसाइड कर दिया जाता है हर एक पर्टिकुलर एक्शन के थ्रू कि कौन सा कंडक्ट मॉरली राइट है, कौन सा कंडक्ट मॉरली रॉन्ग है, उसके बाद चूज किया जाता है कोर्स ऑफ कंडक्ट जो कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस लोगों को ला सकता है। ठीक, फ्रॉम एन यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, गुड या हैप्पीनेस में बी अंडरस्टूड एज फ्रीडम, नॉलेज, लाइफ और प्लेजर। ठीक है, तो गुडनेस या हैप्पीनेस का क्या मतलब है, वो है फ्रीडम, नॉलेज, लाइफ और प्लेजर। अगर ये सब चीजें हैं तो लोग खुश हैं, लोगों के अंदर हैप्पीनेस है। ठीक है,
एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. A few doctors decide that a number of experiments on a few people, even if most of them died, would be worth it if they could find a cure for a disease that would relieve the suffering of millions of people. The utilitarianism would give the approval for such because it produces the greatest good for the greatest number of people. ये एग्जाम्पल पर्टिकुलरली सिचुएशन के लिए एकदम सही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है. हर कंट्री कोशिश कर रही है कि वैक्सीन को जल्दी से जल्दी तैयार कर सके, ताकि जो ये सिचुएशन है इससे हम लोग को छुटकारा मिल सके, है ना. तो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं. अब एक्सपेरिमेंट्स जब ह्यूमन ट्रायल्स होंगे तो हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर उसका बुरा इम्पैक्ट पड़े, कुछ लोग मर भी जाएं. लेकिन अगर उसका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आता है तो ये कहीं ना कहीं डिजीज को क्योर करने में हेल्प करेगी ना. तो कुछ लोग डेड हो जाएंगे, कुछ लोग मर जाएंगे, आई अग्री, लेकिन मेजॉरिटी का फायदा होगा, है ना. तो यूटिलिटेरिज्म यही कहता है कि ग्रेटेस्ट गुड होना चाहिए फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, कि मेजॉरिटी को फायदा होना चाहिए. ठीक, तो आई होप आपको एग्जाम्पल एकदम क्लियर हो गया होगा. अब ये एग्जाम्पल भी यूटिलिटेरिज्म का ही है, लेकिन यहाँ पे दिखाया है कि कैसे अगर आपका कंडक्ट सही नहीं है तो आप सोसाइटी में कितनी तेजी से डाउनफॉल आपका हो सकता है. ठीक है, कंपनी कौन सी है? नाइक की. ईयर है 1996. इसमें इशू क्या आया था कि चाइल्ड लेबर यूज किया था. लाइफ मैगजीन शोड फोटो ऑफ पाकिस्तानी चाइल्ड स्विंग नाइक फुटबॉल. ठीक है, अब हम जानते ही हैं कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, मना है. ठीक, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ जो आपकी कंपनी है उसके ऊपर पड़ा. तो नाइक स्टॉक्स डिक्लाइन 48% इन 19 months, डिस्ट्रॉइंग $12.2 billion इन मार्केट वैल्यू, एक्सटेंसिव नेगेटिव मीडिया कवरेज. ठीक है, तो एक गलत स्टेप आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है. ठीक, दूसरा एग्जांपल कंसिडर करते हैं एनरॉन कंपनी का. ईयर 2001. तो अकाउंटिंग फ्रॉड एंड ब्राइबरी का केस था, इनके ऊपर इशू था. रिपोर्टेड फॉल्स प्रॉफिट्स, हिड डेट्स एंड ब्राइब्ड फॉरेन ऑफिशियल्स, जिसका रिजल्ट क्या निकला? बैंकरप्टी एंड कोलैप्स. तो ऐसे तमाम एग्जांपल्स है जिनके थ्रू आप देख सकते हैं कि अगर आपका कंडक्ट ठीक नहीं है, बिजनेस यूनिट्स का अगर कंडक्ट ठीक नहीं है, तो वो सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि जो भी कंपनीज हैं वो सब किससे चल रही हैं? सोसाइटी की वजह से ही चल रही हैं, हमारी वजह से चल रही हैं. ठीक है, अगर आप हमारे साथ ही धोखा करेंगे तो अगर लोग यूनाइट हो जाएंगे तो आप कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. देख लेते हैं अब एक्ट यूटिलिटेरिज्म क्या होता है. द मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एक्ट इज द अमाउंट बाय विच इट इंक्रीजेस जनरल यूटिलिटी और हैप्पीनेस. An act is to be preferred to its alternatives according to the extent of the increase it achieves compared to the extent the alternatives would achieve. An action is thus good or bad in proportion to the amount it increases or diminishes general happiness compared to the amount that could have been achieved by acting it differently. For example, lying is ethical if it produces more good than bad. तो एक्ट यूटिलिटेरिज्म का सीधा सीधा ये मतलब है कि ऐसा एक्ट, ऐसा एक्शन जिसके थ्रू अगर आपको हैप्पीनेस मिलती है वो आप उस एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, जैसे लाइंग एक अनएथिकल प्रोसेस है. ठीक है, लेकिन अगर उस लाई की वजह से, उस झूठ की वजह से अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो झूठ भी क्या हो जाएगा? एथिकल हो जाएगा. ठीक है, एक मूवी आई थी हाउसफुल, अब मुझे याद नहीं है कि वो कौन से पार्ट में था. आई थिंक हाउसफुल फर्स्ट में ही बोला था. तो उसमें एक डायलॉग था, अगर किसी के झूठ से किसी का घर बसता है तो वो झूठ झूठ नहीं होता है ना. ये लाइन शायद ऐसी ही थी, मुझे जितना याद आ रहा है. तो अगर किसी की झूठ की वजह से किसी का घर बस रहा है तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाएगा. तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि अगर आपने झूठ बोला है, ठीक है, वो झूठ गलत हो सकता है, लेकिन अगर उस झूठ की वजह से कुछ अच्छा हो रहा है तो वो झूठ भी सही है, वो झूठ भी एथिकल हो जाएगा. ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट है रूल यूटिलिटेरिज्म. इट मेंटेन्स दैट द correct principle of right and wrong and those that would maximize happiness if the society adopted them. Rule utilitarianism applies to the utilitarian standard not directly to the individual action but rather to the choice of the moral principles that are to guide individual actions. In other words, it asks a person to assess actions according to a set of rules designed to yield the
the greatest net benefit to all affected and does not accept an action as right if it maximizes net benefit only once. For example, lying is always wrong. So रूल यूटिलिटरिज्म का ये मतलब होता है कि सोसाइटी ने जैसे रूल्स बनाए हैं उस अकॉर्डिंग अपने कंडक्ट को करना। ठीक है, अगर सोसाइटी ने बोल दिया है कोई चीज सही है तो वो सही होगी, अगर कोई चीज गलत है तो गलत होगी। ठीक है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमने अपना पिछला एग्जाम्पल लिया था कि उसमें क्या बोला था कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन अगर आपने किसी अच्छे काम के लिए अच्छी वजह से झूठ बोला है तो वो झूठ एथिकल हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज मैं रूल यूटिलिटरिज्म में बात करूं तो यहाँ पे ये चीज सही नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग झूठ बोलना गलत होता है और झूठ बोलना हमेशा ही गलत होगा, है ना। तो यहाँ पे सोसाइटी कभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे कितनी भी आप उसके रीजंस दे दो, कितना भी आप उसको समझा दो, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स दे दो, लेकिन सोसाइटी की नजर में जो गलत है तो गलत ही रहेगा और जो सही है वो हमेशा सही ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। आपकी बुक में इतने डिटेल में नहीं दिया था, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, इसलिए मैंने आपको ऐसे थोड़ा डिटेल में इसको प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को, क्योंकि अभी काफी कुछ डिस्कस करना बचा है। दूसरी जो थ्योरी है अभी वो डिस्कस करनी बची है और आगे भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, लेकिन इस चैप्टर को मैं थोड़ा डिटेल में ही पढ़ाऊंगी क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और ऐसे भी क्वेश्चंस नहीं आए जो सीधे सीधे क्वेश्चन, तो काफ़ी ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और मैं तो आपसे पूछ के थक गई, आप लोग ने मुझे नहीं बताया। आप में से सिर्फ एक जन का ही रिप्लाई आया है जिन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप ऑर्डर में ही पढ़ाइए, IBO 2 IBO 3 ऐसे करके पढ़ाइए। और मैंने आपसे यही पूछा था कि आप में से कुछ क्योंकि पहले मुझसे बोले थे कि आप IBO 3 स्टार्ट करिए, अब आप में से कोई भी नहीं बता रहा है कि मैं IBO 3 स्टार्ट करूँ या IBO 2 स्टार्ट करूँ। तो अगर आप में से कोई नहीं कुछ बताएगा तो मैं एक ऑर्डर में ही आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं IBO 2 का सेशन लेके आऊंगी। ठीक, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।